चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो टूल्स होते हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में जो प्रयोग होने वाले टूल्स होते हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं। यहां पर हमने बहुत सारे टूल्स को रखा हुआ है और एक एक टूल्स को प्रैक्टिकल करके देखेंगे और कैसे कौन सा टूल्स काम करता है, बिल्कुल आराम से समझेंगे एक तरफ से। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला जो हमारा टूल्स है, इधर हमने यहां पर रखा है कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट तक जा रही है कि नहीं। जैसे अगर यहां पर देखिए इन दोनों तारों को अगर हम डायरेक्ट टच करवाते हैं तो इसके अंदर एक रेड कलर की लाइट जलती है। जैसे अगर कोई वायर है, जैसे अगर यह तार होता तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट जा रही है कि नहीं, मतलब ये सही है कि नहीं, इससे हम चेक कर सकते हैं। ये कंटिन्यूटी टेस्टर बनावट के हिसाब से और भी अलग अलग तरीके के आते हैं। जैसे कि देखिए ये भी एक कंटिन्यूटी टेस्टर ही है और इसकी बनावट थोड़ी सी अलग तरीके की दिख रही होगी। देखिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर और इसकी बनावट थोड़ी सी अलग तरीके की दिख रही होगी और इसके तार को भी हम अगर टच करवाएं तो इसके अंदर भी रेड कलर की लाइट ही जलती है। इसके अंदर बैटरी लगी होती है, कुछ दिन में बैटरी खत्म भी हो जाती है तो बैटरी चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन जितने रुपए की तो बैटरी आएगी उतने का ये पूरा कंटिन्यूटी टेस्टर आ जाता है। तो ये देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी टेस्टर है जिसके द्वारा हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है या नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट हमने यहां पर रखा हुआ है, दिखाइए नजदीक से। ये जो पॉइंट है स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस, इस तरह का पेचकस आपको रखना चाहिए और इस तरह का पेचकस देखिए प्लस माइनस दोनों तरफ काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ का जाम हो गया हो या इसको लगा के कहीं ठोक देंगे तो ये खराब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ये काम करना चाहिए। और इसकी साइज आपको बड़ा और छोटा दोनों रखना चाहिए। देखिए एक छोटा ये पेचकस है स्क्रू ड्राइवर, इसको हम गुट्टू पेचकस भी बोलते हैं और लट्टू भी बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, इवापोरेटर वगैरह खोलने के काम में आता है, जहां पे इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर को चेंज करना हो, निकालना हो, मतलब जहां छोटी जगह हो। जैसे कि अगर ये डब्बा है, अगर मान लीजिए इसी के अंदर कोई नट होता तो ये बड़ा वाला पेचकस ऐसे डाल के ऐसे हम नहीं कर सकते, तो ये वाला इसके अंदर डाल के ऐसे करके खोल सकते हैं। मतलब कोई छोटी जगह हो जहां पे और कुछ खोलने के लिए या जहां पे बड़ा वाला पेचकस काम ना करे, वहां पे हम छोटा वाला ये गुट्टू टेस्टर या गुट्टू पेचकस के जरिए काम कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के आपको पेचकस रखना चाहिए। तो ये सारे पेचकस हो गए जिससे हम किसी स्क्रू को खोलते हैं या टाइट करते हैं। अगला टूल्स इसमें हमारा यहां पर है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, इसलिए कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं क्योंकि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। जैसे देखिए इसका पॉइंट, इसके आगे का अगर नोब देखेंगे इस प्लायर का ना, तो सबसे पहला पॉइंट आगे का ये जो चूड़ीदार पॉइंट होता है, कोई चीज पकड़ के अगर तेजी से दबाना हो तो हम यहीं से दबा सकते हैं। जैसे तार जोड़ रहे हो तो जोड़ को अगर आप तेजी से दबाना है तो हम यहीं से दबा सकते हैं, कुछ को पकड़ना हो तो हम यहीं से पकड़ सकते हैं। उसके आगे ये जो बीच में है, बीच में इसके अंदर चूड़ियां भी बनी होती हैं, नजदीक से दिखाएंगे तो इसके अंदर चूड़ियां भी होती हैं। ये चूड़ियों का काम क्या होता है कि जब हम कोई चीज अगर ऐसे पकड़ते हैं ना, तो ये चूड़ियां उस पर इतना बढ़िया से पकड़ते हैं कि उसको ऐसे घूमने नहीं देती हैं, तो ये बढ़िया से पकड़ने के लिए, दबाने के लिए होता है। इसके अलावा इसके अंदर का ये जो पॉइंट होता है, ये कोई चीज काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई पतला तार वगैरह अगर कुछ है, जैसे यहां से लगा करके और अगर इससे दबा करके काटे तो कोई तार वगैरह है उसको हम इससे काट भी सकते हैं, मतलब ये काटने के लिए। तो पहला बात तो तीन हो गया, एक दबाने के लिए, पकड़ने के लिए और काटने के लिए। और ये जो बाहर का कटा हुआ भाग होता है दोनों तरफ, बाहर का ये भाग भी हम प्रयोग में ले लेते हैं। जैसे ये भाग को देखिए, अगर इस तरह से सीधा करेंगे तो ये सीधा सीधा पॉइंट पे है। अगर हम इसको ऐसे टेढ़ा जब करते हैं, देखिए जैसे इसको हम दबाते हैं तो ये तार वगैरह बड़ी तेजी से, मतलब इसके अंदर बहुत अधिक समझिए ताकत होती है, बिल्कुल मुड़ता नहीं है और बढ़िया से काट देता है। कोई ऐसा तार हो जैसे तिल्ली वाला तार हो, उस तार को ये काटने के काम में आता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। क्यों? क्योंकि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसीलिए। इसके अलावा एक प्लायर हमारे पास है, ये है नोज प्लायर। नोज प्लायर का मतलब क्या होता है, ये नोकीला वाला प्लायर है। जैसे अगर कहीं कोई नट हुआ, कहीं पे अंदर फंस गया, तब उसको पकड़ के खींचना है तो इस तरह से, या फिर कहीं ये बड़ा वाला प्लायर अगर नहीं जा रहा है तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चूड़ियों को टाइट करने या ढीला करने के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये कम जगह में चला जाता है, आगे का पॉइंट नोकीला होता है। इसको कुछ लोग तोता प्लायर के नाम से भी जानते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा नोज प्लायर। इसके अलावा एक प्लायर है, इस प्लायर को हम बोलते हैं पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर क्या होता है, ये कापर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई भी कापर की पाइप है, जैसे ये कापर की पाइप है और अगर इससे हम गैस चार्ज करते हैं तो यहां से जब गैस का संचार होता, इस प्लायर के जरिए हम इस पाइप को ऐसे दबा सकते हैं और दबाने से क्या होगा, इतना बढ़िया दबाएगा कि इसमें से गैस भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और इसको हम सेट भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। देखिए जैसे इसको मुंह को हम दबा रहे हैं ना, ये पूरा दब जा रहा है और ये रुक जा रहा है। यहां से अगर हम इसको थोड़ा ढीला कर दें और इसको अगर इस नट को थोड़ा ढीला कर दें तो इसका मुंह ऐसे खुला रह जाएगा, पूरा दबाने के बाद भी ये इतना ही दबा पाएगा। यानी इसको हम थोड़ा सा अगर टाइट कर दें तो पूरा दबाने के बाद ये दबा करके बिल्कुल इसमें सटा सकता है। देखिए अभी भी थोड़ा गैप है, थोड़ा और टाइट कर देते हैं इसको।
देखिए इस तरह से। और अभी भी थोड़ा सा देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बारीकी सा और भी गैप दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम और टाइट कर देते हैं, बिल्कुल ये बढ़िया से चिपक जाएगा, इतना बढ़िया दबाएगा। अब देखिए अगर ये कॉपर की पाइप इस प्लायर के जरिए अगर दबानी है तो हम ऐसे पकड़ेंगे और इस प्लायर को पूरा बढ़िया से ऐसे दबाएंगे, और जब ये दब जाएगा तो इसके अंदर लॉक हो जाएगा, और दबने के बाद ये पॉइंट को ऐसे पीछे करेंगे तो ये खुल भी जाएगा। और ये कॉपर की पाइप को देखिए कैसा दबा हुआ है। देखिए अगर इसको हम नॉर्मल किसी प्लायर से या नोज प्लायर से अगर दबाते तो ये ऐसा नहीं दबता, ये कट जाता या इसमें लीक हो जाता, लेकिन इससे दबाने से ये फायदा होता है, ये गैस को भी क्रॉस आगे नहीं जाने देगा, मतलब अब यहां से गैस आगे नहीं निकलेगी। ये हमारा पिचिंग प्लायर का काम होता है। वैसे अब इसका प्रयोग बंद हो गया है क्योंकि एनआरबी वाल्व आने लगा और कहीं भी पाइप को पिंच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमारी एसी या फ्रिज नहीं आती है तो कंपनी लेकिन हमेशा पिंच करके ही देती है। तो ये हो गया हमारा पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर के बाद एक चीज हमारा ये देखिए वायर कटर, वायर स्टीपर, इंसुलेटर कटर, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। किसी भी तार को काटना या छीलना, जैसे ये कोई तार है ना, इस तार को अगर यहां से काटना पड़े तो हम इसी के जरिए काटते भी हैं, अगर इसको छीलना पड़े तो यहां से थोड़ा सा ऐसे तिरछा पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं तो ये छीलते भी हैं, देखिए इस प्रकार से। तो ये वायर स्टीपर या वायर कटर के नाम से जाना जाता है, सभी लोग इसको जानते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक चीज है हमारा, देखिए ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लेबल मीटर। ये लेबल मीटर में यहां पर एक ब्लैक कलर का ये पट्टी देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर मैग्नेट होता है। मैग्नेट मतलब यहां पर चुंबक होता है, जैसे अगर कहीं लोहे वगैरह पे रखे ना तो ऐसे रख देंगे तो ये सीधा ऐसे पड़ा रहेगा। इसको तीनों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से लेबल मिलाया जा सकता है। जैसे ये देखिए बीच वाला जो लेबल है ना, यहां बीच वाला पॉइंट, ये लेबल अगर इसके बीच बीच में बिल्कुल देखिए इस तरह से बीचों बीच आए तो समझिए ये सीधा पोजीशन पे है। और अगर कहीं पे ऐसा टेढ़ा मिलाना हो, टेढ़ा, तो देखिए इस लेबल को भी मिला लेंगे। अगर ऐसे बेड़े में मिलाना हो तो देखिए इसको मिला लेंगे, इस वाले लेबल को। और टेढ़ा मिलाना हो तो ये वाले लेबल को मिलाएंगे, देखिए ये वाला लेबल, ये यहां पर देखिए ऐसे थोड़ा सा तिरछा। तो ये तीनों लेवल हमारे काम करते हैं। लेवल मीटर मतलब कहीं अगर एसी फिट कर रहे हो किसी के घर में तो टेढ़ा एसी नहीं लगा सकते, अगर टेढ़ा लगा देंगे तो पानी हो सकता है घर के बाहर गिरने के बजाय घर के अंदर ही गिरने लगेगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये है लेवल मीटर, जिसके जरिए हम एसी को सही तरीके से फिट करते हैं। टीवी यूनिट वगैरह, टीवी लगाने वाले भी, टीवी इंस्टॉल करने वाले भी इसी लेवल मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए क्या है, ये हेक्सा ब्लेड यानी आरी ब्लेड। यहां पर हमने मोटा वाला यूज किया है, बाकी आप पतला भी कर सकते हैं। देखिए ये यूज करते करते इसकी स्थिति देखिए ये क्या हुई है। हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं ना तो कहीं पर पाइप में वेल्डिंग करते हैं तो ब्रेजिंग रॉड जब ज्यादा चिपक जाते हैं तो हम इससे साफ करते हैं। इसके जरिए थोड़ा सा गर्म करके जब ऐसे ऐसे साफ करते हैं तो वो जो ब्रेजिंग रॉड है वो देखिए इस पे लग जाता है। और कहीं पे अगर कुछ काटना हो यानी कहीं साफ करना हो या काटना हो तो ये इसका हम प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास होना जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास है ये हैमर। हैमर का मतलब होता है लोहे का हथौड़ा। देखिए ये हमारा दोनों हैमर है, ये बेंट लोहे का इससे मतलब नहीं है, मतलब हमारे इस पॉइंट से है कि ये पॉइंट लोहे का है। और ये देखिए लकड़ी का हथौड़ा, लेकिन ये लोहे का, ये भी लोहे का ही हथौड़ा है। तो हैमर है। और हैमर के अलावा हमारे पास एक मैलेट भी होना चाहिए। मैलेट का मतलब ये लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। वैसे लकड़ी का हथौड़ा अभी मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, ज्यादा मिल नहीं रहा है, इसलिए सभी जगह पे प्लास्टिक के हथौड़े काम में आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ये प्लास्टिक का हथौड़ा है। फ्रिज की या एसी की बॉडी अगर हल्का फुल्का कहीं टेढ़ी हो जाए तो उसको मार करके सीधा कर सकते हैं। अगर इससे मार दिए गलती से तो समझिए कि पूरा का पूरा टेढ़ा हो जाएगा। तो इससे ये प्लास्टिक का या लकड़ी का हथौड़ा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें है ये ट्यूब कटर। ट्यूब कटर क्या होता है, कॉपर की पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे काम करता है, ये पहले पूरा टाइट है तो इस तरह से अंदर है, इसको हम ढीला करेंगे तो ये ऐसे पीछे की साइड में जाएगा। और जैसे ये कॉपर की पाइप है, अभी हमने इसको पिंच किया, अगर इसको काटना पड़े तो क्या करेंगे, पाइप को ऐसे में रखेंगे इस तरह से और इसको हम फिर टाइट करेंगे, इस तरह से टाइट करेंगे। थोड़ा सा ही टाइट करना, अगर जान लगा के टाइट कर दिया तो ये पाइप पिचक जाएगी, तो थोड़ा सा टाइट करना। जब ये पकड़ ले, देखिए छोड़ने से गिर नहीं रही है, इतना हमने टाइट किया। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइट करके इस पे घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, फिर घुमाएंगे। इस तरह से देखिए 2 से 3 बार केवल हम ऐसे टाइट करेंगे और घुमाएंगे तो ये पाइप देखिए बिल्कुल इसमें से कट करके अलग हो गई, देखिए इस तरह से। और कितना बढ़िया गोल और मुलायम कटी हुई है। इसको हम हेक्सा ब्लेड से या आरी ब्लेड से अगर काटते तो इतना बढ़िया नहीं कटती और ना ही इतना जल्दी कटती, कहीं पिचक जाती तो कहीं टेढ़ी हो जाती तो कहीं फ्लेयर नट लगाने में दिक्कत आती। इसलिए ये जो ट्यूब कटर है कॉपर की पाइप को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्यूब कटर बहुत सारे साइज में आते हैं, ये मीडियम साइज का है, इससे छोटा भी आता है, इससे बड़ा भी आता है, किसी भी साइज का आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कारण ये है ना कि अगर छोटा साइज का ट्यूब कटर है ना, कहीं कहीं जगह ऐसी होती है कि पाइप फ्रिज की बॉडी से बिल्कुल करीब है और जब हम इस ट्यूब कटर को पूरा घुमाते हैं तो ये घूम नहीं पाता क्योंकि पीछे बॉडी होती है, तो पूरा जब नहीं घूम पाएगा उस जगह पे हम छोटे वाले ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। जो छोटा होगा तो कम जगह में घूम जाएगा। वैसे तो हम इससे भी काट ही लेते हैं कि आधा आधा करके ऐसे ऐसे बारी बारी से घुमा लेते हैं तो भी काट लेते हैं, लेकिन पूरा
गोल घूमे तो ये बिल्कुल गोल बनता है, और आधा घुमाएंगे तो फिर बढ़िया गोल नहीं बन पाता है। ये हो गया हमारा ट्यूब कटर, जिसके द्वारा हम कॉपर की पाइप को काटते हैं। इसके अलावा अगला टूल्स हमारा है फ्लेयरिंग टूल। इसको हम बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल। दोनों मिलाकर के फ्लेयरिंग टूल है, जिसमें एक का नाम है ब्लॉक और दूसरे का नाम है योक। ब्लॉक और योक ये दोनों मिलकर के फ्लेयरिंग टूल कहलाते हैं। ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है और योक लगा करके ऊपर से फ्लेयर बनाया जाता है। अब ब्लॉक में लॉक कैसे किया जाता है ये समझिए। देखिए जैसे ये ब्लॉक है ना, इस पे अलग अलग साइज लिखे हुए, जैसे 1/2 है ना, 7, 5/16, 1/4, ऐसे करके इसमें अलग अलग साइज लिखे होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कॉपर की पाइप है और इसका आगे का सिरा देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से है ना, बिल्कुल फ्लैट है। अभी हमने इसको काटा है और इसके लिए हम एक चीज इसमें लगाते हैं, फ्लेयर नट। फ्लेयर नट देख लेते हैं, इसके साइज का हम ये ले लेते हैं फ्लेयर नट। और जब हमें इसमें लगाना हो फ्लेयर नट तो सबसे पहले इस नट को हम देखिए इस तरह से पीछे की पोजीशन से अंदर डाल लेते हैं और फिर फ्लेयरिंग टूल लगाते हैं, जो 1/4 वाला होगा हम अपने उसी साइज में लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम ढीला करते हैं, एक साइड का ये नट ऐसे घूम भी जाता है और ये पूरा खुल जाता है, और 1/4 वाले में हम इसको लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसको केवल बाहर निकालते हैं, ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितने को हमें फ्लेयर बनाना होगा उतना ही इसमें से केवल बाहर निकालते हैं और फिर लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको लगा के पाइप को टाइट कर देते हैं, किसी भी पाइप को। और टाइट करने के बाद ये जो इसका योक है, ब्लॉक में हमने पाइप को टाइट कर दिया, योक का जो कट वाला पॉइंट देखेंगे ना, ये कट है, इसमें उस साइड से कट है तो इसमें इस साइड से कट है, मतलब दोनों में एक ही तरफ नहीं है। नीचे का पोजीशन देखेंगे, यह एक तरफ कट है और दूसरे में दूसरे तरफ कट है। और इसको जब हम इस तरह से गोल घुमा के ढीला करते हैं तो ये पूरा चूड़ी है, और चूड़ी होने के कारण घुमा करके ढीला करेंगे तो ये ऐसे ऊपर के पोजीशन पे जाएगा, और जब हम इसको टाइट करेंगे तो इस तरह से ये क्या होगा, नीचे की पोजीशन पे आएगा। तो सबसे पहले हम इसको ढीला कर लेते हैं, मतलब ऊपर कर लेते हैं। और ये जो हमने नट डाला है इसको फ्लेयर बनाना है, तो देखिए ये पाइप है और इसको इसमें लगाना है सीधे, और लगा करके ऐसे थोड़ा सा घुमा देना है, मतलब ऐसे लगाना है, थोड़ा सा घुमाना है, तभी ये इन कट पे बैठेगा। इसके सीध में लगाना और थोड़ा सा ऐसे घुमाना है, और घुमा के देखिए ऐसे पकड़ लेंगे तो पकड़ा जाएगा। और जो लट्टू वाला पॉइंट है इस तरह से हम टाइट करेंगे और देखिए उसी के बीच में जाना चाहिए, जो हमारी पाइप है उसी के बीच में जाना चाहिए। अब अगर उसके बीच में नहीं जाती है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस ये तो इधर उधर सरक सकता है ना, तो इसको मिला करके उसके बीच में कर लेंगे, और बीच में करने के बाद हम इसको देखिए टाइट करेंगे। तो इस तरह से लट्टू वाले पॉइंट को हम यहां बीच में मिला लेते हैं, और इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे, फिर ढीला कर लेंगे, और फिर से टाइट करेंगे, फिर ढीला कर लेंगे, फिर से टाइट करेंगे, फिर ढीला कर लेंगे, और फिर से टाइट करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे इस तरह से, फिर इसको हम बैक करके वापस खोल लेंगे। अब देखिए इसके अंदर फ्लेयर बन चुका है। फ्लेयर कैसा बना है वो हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर देखिए इस तरह का कुछ फ्लेयर बन चुका है। यहां से हम ब्लॉक को खोल करके हटा लेते हैं और ये पाइप में फ्लेयर बन गया। अब अगर इस नट को हम यहां से बाहर निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो यहां से अब लीकेज भी नहीं होगा। अगर लीकेज होने की संभावना होती है तो प्लांट टेप वगैरह यहां पे लगाते हैं। बिल्कुल बढ़िया से, जितना बढ़िया फ्लेयर बनाएंगे, जितना फिनिशिंग के साथ बनाएंगे, उतना लीकेज का चांस कम होगा। तो यहां पर हम ये नट लगा सकते हैं, और अगर नट लगा लिए तो अब अगर इस गेज को यहां पाइप में लगाने की जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लगा करके इस तरह से, और इस नट को इस पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फ्लेयरिंग टूल है, इसके द्वारा हम कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाते हैं। क्यों फ्लेयर बनाते हैं, ये फ्लेयर नट लगाने के लिए फ्लेयर बनाते हैं। और फ्लेयरिंग टूल हमारा महत्वपूर्ण टूल्स होता है। ये फ्लेयरिंग में दो भाग होते हैं, एक का नाम हो गया ब्लॉक और दूसरे का नाम हो गया योक। ब्लॉक के द्वारा हम पाइप को लॉक करते हैं और योक लगा करके उसमें फ्लेयर बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। इसके अलावा एक टूल्स हमारा और है, इसको हम बोलते हैं स्वेजिंग टूल या स्वांगिंग टूल। इसका कार्य होता है कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाना होता है। जैसे अगर ये पाइप है, मान लीजिए ये कॉपर की पाइप है, मानना क्या है ये पाइप, और यहां से हम ले लेते हैं ट्यूब कटर और इसको यहां से काट देते हैं। यहां से हमने काट दिया और इस पाइप को हम यहां से काटते हैं, बीच में से देखिए हम इसको काट रहे हैं। और काटने के बाद दिखाते हैं आपको, इस तरह से हमने पाइप को काट दिया। अब अगर इस पाइप को, नट को भी हम निकाल देते हैं, बाहर रख देते हैं। अब अगर इस पाइप को एक के अंदर दूसरे को डालना हो तो क्या ये चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। अगर नहीं जाएगी तो क्या करना होगा, किसी एक पाइप के भीतर के व्यास को बढ़ाना होगा, तब ये चली जाएगी। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे फिर से इसी में अपने ब्लॉक में इसको लगा लेंगे पाइप को, और ब्लॉक में लगाने के बाद इसको फ्लेयर बनाएंगे, पाइप की साइज के अनुसार इसको लगाएंगे। और यहां पर अब की बार पाइप थोड़ा सा ऊपर ज्यादा निकालेंगे, क्योंकि हमें स्वांगिंग टूल से इसके अंदर के व्यास को बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया, और लगाने के बाद देखिए ये नीचे चला गया, थोड़ा सा ढीला हो गया। तो या तो अगर ये नीचे ऐसे चला जा रहा है अपने आप, तो इसका मतलब ये भी समझिए कि सही में नहीं लगा है, मतलब जो पाइप की साइज है उसमें नहीं लगा है, इसलिए वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने पाइप को लगा लिया,
और लगाने के बाद इसके नट को टाइट कर दे रहे हैं और टाइट करने के बाद स्वांगिंग टूल लगाना है और स्वांगिंग टूल के द्वारा इसके व्यास को बढ़ाना है। तो ये रहा स्वांगिंग टूल और इसके अंदर पहले हम इसके ऊपर देखिए, सबसे पहले पाइप को ऐसे पकड़ेंगे और इस अपने ब्लॉक को ऐसे पकड़ेंगे, स्वांगिंग टूल को ऊपर लगाएंगे और ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे और हैमर की सहायता से इसमें हम ठोकेंगे। एक बार ऐसे ठोकेंगे थोड़ा सा और फिर रुक जाएंगे, एक ही बार में पूरा नहीं ठोकना है। देखिए इस तरह से एक बार में हमने ठोका तो थोड़ा सा ये फ्लेयर बना, अगला पॉइंट अब इसमें चला जा रहा है। अब अगला जब चला जा रहा है तो इसको दूसरा भी जाना चाहिए। इस तरह से फिर ठोकेंगे और फिर निकाल करके देख लेंगे कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं फट तो नहीं रहा है। फिर से निकालेंगे और फिर से ऐसे ठोक लेंगे, फिर देख लेंगे कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं पाइप फट तो नहीं रही है। फिर ऐसे लगाएंगे और इसको ठोक लेंगे। अब ठोकने के बाद ये पाइप के अंदर के व्यास को बढ़ाया जा चुका है, यानी पाइप के अंदर का व्यास बिल्कुल सही हो चुका है। अब देखिए ये कॉपर की पाइप है और इसमें अगर वेल्डिंग करके जोड़ना है तो ये इसके अंदर बहुत ही आराम से एकदम मतलब बराबर साइज में चली जाती है। देखिए इतना बराबर कि ये इसमें से गिर भी नहीं रही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस तरह से इसके साथ फिनिशिंग होती है। और अब अगर वेल्डिंग करना होगा तो ऊपर से आराम से वेल्डिंग गन की सहायता से हम इसको वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम कॉपर की पाइप का भीतर के व्यास को बढ़ा सकते हैं अपने स्वांगिंग टूल के जरिए। स्वांगिंग टूल के बाद हम अगले टूल्स की बात करें तो यहां पर हमारे पास है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज का कार्य होता है, हम एसी या फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं, वैक्यूम भी कर लेते हैं इसी से, प्रेशर भी चढ़ाने का काम हम इसी से कर सकते हैं। ये जो गेज होता है ये ब्लू कलर का गेज है। ब्लू कलर का गेज ही पहली पहचान है कि ये कंपाउंड गेज है। दूसरी बात, इसके अंदर जो सुई है ना, देखेंगे कि जहां पे इसके अंदर 0 पॉइंट है, 0 से नीचे आने के लिए भी जगह इसमें अभी बची हुई है। मतलब ये सुई 0 से भी नीचे आ सकती है। इसका यही पहचान है कि ये कंपाउंड गेज है और ब्लू कलर का है। इसके द्वारा एसी फ्रिज के सिस्टम का वैक्यूम करते हैं, मतलब अंदर की नमी को बाहर निकालते हैं तो उस समय ये माइनस में जाता है, जब गैस चार्ज करते हैं तो ये प्लस में जाता है। और इसके अंदर पाइप जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक साइड में और एक नीचे। जैसे ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है, ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है। अगर इस पाइप को यहां जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, देखिए यहां भी, और अगर इसको साइड में जोड़ना चाहे तो साइड में भी जोड़ सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि इसका दोनों सिरों के चूड़ियों का व्यास बराबर होता है, ये मोटा पतला नहीं होता। एक कंपाउंड गेज है और कंपाउंड गेज के द्वारा एसी फ्रिज का हम वैक्यूम भी कर सकते हैं और गैस चार्ज करते हैं। इसके हैंडल को अगर हम ढीला कर दें तो ये दोनों लाइनों से किसी से अगर फूकेंगे तो दूसरी तरफ से गैस निकल सकती है। अगर हैंडल को टाइट कर दें तो ये साइड वाला सिरा लॉक हो जाता है, जबकि नीचे वाला सिरा सुई के संपर्क में हमेशा बना रहता है। इसका यह भी मतलब हुआ कि जहां पे अगर हमें इस गेज का यूज करके अगर फ्रिज में गैस भरना है, कुल मिला के जहां के गैस को नापना है वो वाला पॉइंट गेज के निचले सिरे में होगा, क्योंकि निचला सिरा सुई के संपर्क में हमेशा बना रहता है, चाहे हैंडल बंद रहे चाहे हैंडल चालू रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा कंपाउंड गेज है, इससे हम वैक्यूम भी करते हैं और गैस चार्ज करते हैं। हमारे पास एक मैनीफोल्ड गेज भी है। ये मैनीफोल्ड गेज क्या होता है? ये मैनीफोल्ड गेज है कि प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप है। देखिए ये कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज, कलर के हिसाब से पता चल रहा है कि जो ब्लू कलर का है वो कंपाउंड गेज है, जो रेड कलर का है वो प्रेशर गेज है। तो प्रेशर गेज का प्रयोग हम प्रेशर चढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब अगर एसी फ्रिज के सिस्टम में अगर कहीं लीकेज है और उस लीक को चेक करना चाहते हैं तो उसमें हम हवा भरेंगे और कितनी हवा भरे हुए हैं उस हवा को कंफर्म करने के लिए प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे पास प्रेशर गेज है रेड, यानी कलर से समझ में आ रहा है ना कि प्रेशर भरेंगे मतलब खतरे की बात रहेगी तो रेड गेज का यूज करेंगे, प्रेशर निकालेंगे मतलब नॉर्मल बात रहेगी तो ब्लू गेज का यूज करेंगे। इसमें दोनों साइड में ये हैंडल होता है, देखिए ये साइड में भी हैंडल है, ये साइड में भी हैंडल है। देखिए ये जो प्लास्टिक का हैंडल घुमाने वाला है ना, वैसा हैंडल इसमें भी था। फिलहाल ये निकल चुका है, मतलब टूट चुका है, तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है कि पिलास से घुमाना पड़े, नहीं। इसके अंदर भी ये वाला हैंडल होता है पकड़ के घुमाने के लिए, फिलहाल इसमें टूट चुका है। पाइप जोड़ने के लिए इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, देखिए 1 2 3, बीच में होता है, साइड में होता है। जिस गेज का यूज करते हैं उस गेज के निचले सिरे को सिस्टम में जोड़ते हैं, मतलब फ्रिज में जोड़ते हैं, और बीच वाले से सप्लाई को इन करवाते हैं। सप्लाई का मतलब गैस को इन करवाते हैं। और जिस गेज का यूज करना होता है उस गेज का हैंडल खुला रहता है, दूसरे वाले गेज का हैंडल बंद रहता है। एक टाइम में एक ही गेज का प्रयोग हम करते हैं। और यहां पर ये ऊपर इसमें हैंडल दिया रहता है, जहां पर भी फ्रिज में गैस चार्ज करें, कंडेंसर वगैरह मिला तो टांग देंगे इसको, मतलब बीच में लटकाना नहीं पड़ेगा, किसी को पकड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले हैं तो भी आसानी से कहीं भी इसको टांग करके ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा मैनीफोल्ड गेज होता है, यानी प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिला हुआ रूप होता है। ये हो गया हमारा गेज। इसके अलावा बात कर रहे हैं हम अभी रबड़
की है चार्जिंग पाइप। ये चार्जिंग पाइप बहुत महत्वपूर्ण है। साइज देखिए लगभग इसका 1 मीटर के करीब होता है, 1 मीटर पूरा नहीं, थोड़ा सा कम। और ये इसके दोनों साइड में चूड़ीदार नट होते हैं। ये जिस साइज की पाइप है ना, इससे लंबी साइज में भी पाइप आती है, लेकिन नॉर्मल साइज सबसे ज्यादा साइज यूज होने वाली यही है। अगर ये वाली पाइप इससे बड़ी आपको लेना है तो बोल करके मांगना पड़ेगा कि हमें बड़ी साइज की पाइप चाहिए। तो ये हो गया हमारी पाइप, और इसके दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं। इन नटों का प्रयोग जैसे हम कहीं गेज में लगा करके कर सकते हैं, या फ्रिज में गैस चार्ज करते समय एनआरबी में भी लगा के कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चूड़ीदार नट होते हैं। इसके दोनों सिरों में अगर देखेंगे अंदर की साइड में, तो एक के अंदर बीच में पिन दिखाई देती है और दूसरे के अंदर कोई भी पिन नहीं दिखाई देती है। जिसके अंदर पिन दिखाई देती है उसको उस तरफ लगाना होता है जिधर एनआरबी लगा हो, जिधर किसी पिन को दबाना हो, और जिधर पिन नहीं दिखाई देती है उसको किसी भी तरफ लगा सकते हैं। इसका यह भी मतलब हुआ ना कि जिधर पिन होती है वहां से हम आउट करवाते हैं, और जिधर पिन नहीं होती वहां से हम इन करवाते हैं। तो ये हमारी रबड़ की चार्जिंग पाइप है। देखिए ये वाली जो पाइप है ना, रेड कलर वाली, ये हमारे इस वाले मैनिफोल्ड गेज के साथ मिलती है, और सिर्फ एक नहीं 3 पाइप मिलती है, क्योंकि इसमें 3 जोड़ने की जगह है ना। और ये जो ब्लैक वाली पाइप है, ये पाइप हमें अलग से खरीदनी पड़ती है। जो ब्लैक वाली पाइप थोड़ी सी मजबूत भी पड़ती है। देखिए जैसे ये पूरी प्लास्टिक की है, ठंडी वगैरह के मौसम में जब ये मुड़ता है ना तो ऐसे फटने लगता है, ऐसे फटने लगता है। और ये वाली क्या है, ये रबड़ का है। देखिए ऊपर से रबड़ है तो ये फटता नहीं है जल्दी, तो मतलब ये ज्यादा दिनों तक चल पाता है। इसलिए आप अलग से अगर पाइप खरीद रहे हैं तो इस तरह की पाइप ब्लैक कलर की खरीदेंगे, और मिलेगी भी यही, ये वाली पाइप अलग से मिलती नहीं अभी है। अच्छा, इसके अलावा आगे हम बात करें, यहां पर अगला टूल्स हमारे पास है, देखिए एलन की। ये एलन की आपके पास होना चाहिए। जैसे स्प्लिट एसी का अगर आउटडोर के अंदर गैस को खोल रहे हैं या गैस को लॉक कर रहे हैं तो उस समय आपको इस एलन की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एलन की का मतलब जानते हैं, एलन स्क्रू को यानी कहीं अंदर लगे स्क्रू को खोलने या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्प्लिट एसी में जिस एलन की का हम प्रयोग करते हैं वो अधिकतम हमारी यही होती है 4 नंबर, 5 नंबर या फिर 6 नंबर। ये नंबर के हिसाब से होते हैं और नंबर इसमें लिखा होता है। बाकी अगर पूरा सेट रखे हुए हैं तो इनमें से कोई ना कोई लगी जाएगा आपके एसी में। तो ये हो गया एलन की। ये हमारा है पाइप मोल्डर, स्प्रिंग वाला है पाइप मोल्डर। इसके द्वारा हम किसी भी पाइप को सुरक्षित तरीके से मोड़ सकते हैं। जैसे ये पाइप है, अगर हम इसको डायरेक्टली हाथ से मोड़े तो ऐसा हो सकता है कि ये पाइप कहीं से पिंच हो जाए, कहीं से दब जाए, और पिंच हो जाएगी अगर तो क्या होगा कि गैस का बहाव रुक जाएगा। गैस का बहाव रुक जाएगा तो वो एसी हो चाहे फ्रिज हो वो ठंडा नहीं करेगी। तो इसको पिंच होने से बचाने के लिए हम पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। कैसे मोड़ते हैं, पाइप में इसको डालते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जैसे हमें जरूरत हो वैसे मोड़ते हैं, और मोड़ने के बाद इस स्प्रिंग को निकाल लेते हो तो ये पाइप कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये हमारी स्प्रिंग टाइप पाइप बेंडर है या पाइप मोल्डर है। और इसके अलावा दूसरा हमारे पास पाइप मोल्डर देखिए ये भी है, ये भी हमारे पास पाइप मोल्डर ही है। इसके द्वारा हम पाइप को व्यवस्थित तरीके से मोड़ते हैं। इसके द्वारा मोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये पाइप है और इसको मोड़ना है तो ये बेंडर में यहां पे लगाएंगे। पाइप की साइज का ये 3-in-1 है, 3 का काम अकेले करने वाला है। तो जिस साइज की पाइप है इसको हम उसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद देखिए जिस साइज की पाइप है उसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद इस पाइप को हम यहां पे मोड़ते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे देखिए इस तरह से हम मोड़े, और इसको पकड़ करके बस ऐसे हम गोल घुमा रहे हैं। देखिए बिल्कुल 180 डिग्री, कितना डिग्री मुड़ रहा है यहां पर दिखा भी रहा है, और बिल्कुल पूरा का पूरा इसको हम मोड़ सकते हैं। देखिए 180 डिग्री पे हमने मोड़ दिया। अब मुड़ने के बाद इस पाइप का आकार देखिए अगर इसको हम हाथ से मोड़ते तो शायद ये कहीं ब्लॉक हो जाती, कहीं पिंच हो जाती, लेकिन इस बेंडर से मोड़ने के कारण कितना बढ़िया तरीके से मुड़ी है कि बिल्कुल इसमें गैस का बहाव रुक नहीं सकता। जितना भी गैस होगी पूरी की पूरी जाएगी, कहीं पे ये पाइप पिंच नहीं होता। तो ये पाइप बेंडर है जिसके द्वारा हम किसी भी पाइप को अपनी जरूरत के हिसाब से सही तरीके से मोड़ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये है, बेल्डिंग गन। ये जो बेल्डिंग गन है ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एसी फ्रिज की पाइपों को जब हम बेल्डिंग करते हैं तब इसका यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये वाला एक गन दिखाएं। ये वेल्डिंग गन जो हमारा है बिल्कुल अभी नए मॉडल में है। इसके अंदर क्या होता है, माचिस जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये हमारा देखिए कैन है गैस का, इसके अंदर ब्यूटेन गैस है, इसके अंदर ब्यूटेन गैस है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ओनली ब्यूटेन फ्यूल कैन, है ना। इसके अंदर ब्यूटेन गैस है, और इस गन को हमें लगाना है। लगाने के लिए यहां पर इसके अंदर का जो प्लास्टिक देखेंगे एक साइड में पीछे थोड़ा सा ये निकला हुआ है, जो निकला हुआ पॉइंट है वही यहां पे कटा हुआ पॉइंट में जाता है। यहां पे थोड़ा सा कटा हुआ भी बना रहता है, तो उसी सीध में इसको लगाना है और लगा करके थोड़ा सा ऐसे घुमा लेना है। ये देखिए पीछे से कंट्रोल करने वाला बना हुआ है, ये इसका हैंडल यहां से कंट्रोल करने वाला बना है। और इसको अगर हम थोड़ा सा गैस को खोलें और इस पॉइंट को हम दबाएं तो ये आग इसमें पकड़ेगा, ये इसीलिए बना हुआ है। और देखिए इस तरह से हम खोलेंगे, ये गैस किसी और तरफ भी आ रही है, लग रहा है कहीं और से भी निकल रही है। ये इसके अंदर लाइटर होता है
नीचे से निकल रही है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ कि ये नीचे ही आग पकड़ लिया। अब हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, इसको हम आसानी से इसमें से निकाल लेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए और गैस आग पकड़ ले तो डरने की बात नहीं, हड़बड़ाने की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप इसको बाहर निकाल लीजिए। और देखिए कैन और ये सिलेंडर वाल्व या वेल्डिंग गन हमारे पास हमेशा अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए, ताकि इस तरह से गैस अगर जड़ से लीक कर रही, देखिए जब ये लीक कर रही थी ना तो तभी पता चल रहा था कि हाथ के पास लीक कर रही है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। देखिए जैसे ये वाला भी हमारा वेल्डिंग गन है, ये दूसरे तरीके का गन है, इसको देखिए हम इस तरह से रखे हैं और इसमें भी वो पीछे का पॉइंट होता है, इसको यहां पर हम अगर लगा लें और लगा के ऐसे घुमा दें और इसको अब हम यहां खोलेंगे तो आग पकड़ सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा माचिस जलाने की जरूरत पड़ेगी और उस वाले गन में लाइटर खुद ही दे दिया है। तो देखिए हम यहां पे माचिस जलाते हैं और माचिस जला करके किसी भी पाइप को हम वेल्डिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। देखिए इस तरह से ये हमारे पास हमने इसको माचिस जला लिया और अगर हमें मान लीजिए कि एक पाइप अभी वेल्डिंग ही करना है, इस पाइप को जो हमने अभी मोड़ा था इसको सीधा कर लेते हैं और इसमें हमने ये बनाया भी था फ्लेयर, तो इसको हम इस तरह से देखिए लगा करके कर देते हैं ऐसे। इस पाइप को अभी हमने देखिए जो लगाया है, यहाँ पे एक बार नजदीक से दिखा दीजिए, ये दोनों पॉइंट है अलग, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। हमने स्वांगिंग टूल से इसके व्यास को बढ़ा लिया है और अब हमें इसको वेल्डिंग करके जोड़ भी देना है। तो हम इसको वेल्डिंग करना चाहते हैं। वेल्डिंग करने के लिए हम इसको क्या करें, चलिए किसी को पकड़ा देते हैं, पकड़िए इसको, हाँ वहीं से पकड़िए और वहीं से पकड़े रहिए और एक लोग इस पाइप को इधर से पकड़ लीजिए, बस थोड़ा सा पकड़ लेंगे और ब्रीजिंग राड यहाँ पर है। इसको वेल्डिंग करने के लिए हम एक राड का भी प्रयोग करते हैं। अगर इस पाइप को जोड़ना है तो देखिए हम इस तरह से इस पाइप को गर्म करते हैं, इस तरह से हम पाइप को सबसे पहले गर्म कर रहे हैं और जब ये गर्म हो तो देखिए इस तरह से गर्म होगी। अब देखिए ये जो सामने का नोब है ना ये अलग से आता है, ये वेल्डिंग गन अलग है और ये कैन अलग है, ये तीनों तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें पाइप को गर्म करना होगा इस तरह से और गर्म जब हो जाए, ये लाल कलर का हो जाए, तो हमें ब्रीजिंग राड को भी इसमें गर्म करना होगा। जब ब्रीजिंग राड भी गर्म हो जाए तो देखिए इस पे हम फिर लगाएंगे, तब ये जाकर के देखिए, अब देखिए ये कैसा पानी के जैसा पिघल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पानी के जैसा पिघल रहा है। और अब हम इस कैन को बंद कर देते हैं, इसको थोड़ी देर वैसे ही पकड़े रहिएगा। तुरंत अगर हिला देते हैं तो ये अलग हो जाता है, ये खुल जाता है, क्योंकि लिक्विड रूप में होता है। जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक इसको हिला के अलग नहीं करना चाहिए। तो हमने इस वेल्डिंग गन को बताया। अब इसकी फिनिशिंग देखिए, देखिए कितना बढ़िया ये जुड़ा हुआ है। कभी भी कॉपर की पाइप को कभी वेल्डिंग करते समय ना ज्यादा ब्रीजिंग राड नहीं लगाना चाहिए। अगर ज्यादा ब्रीजिंग राड लगाएंगे तो ये उबड़ खाबड़ जैसा दिखेगा, फिनिशिंग नहीं होगी और हो सकता है कि लीकेज भी बना रह जाए। तो जितना कम ब्रीजिंग राड लगा करके इसको जोड़ेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो किसी भी कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए हम इस वेल्डिंग गन का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास एक गन होता है और एक ब्यूटेन कैन होता है और ये जो आगे का नोब है ना इसका, ये जो नोब है इसका ये अलग से आता है, मतलब ये नोब इस गन का पार्ट नहीं है। ये तीन चीजें हैं, मतलब आप खरीदेंगे तो ये नोब अलग खरीदेंगे और ये गन अलग खरीदेंगे और ये कैन अलग खरीदेंगे। अगर ये नोब किसी कारण से आपके मार्केट में कहीं पर नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी लोहे का प्लेट लेकर के भी पीछे लगा सकते हैं और इस गन से वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा वेल्डिंग गन। और वेल्डिंग गन के लिए हम जिस गैस का यूज किए हैं वो गैस हमारी है ब्यूटेन गैस। ये हो गया हमारी ब्यूटेन गैस। रबड़ की चार्जिंग पाइप को हमने समझ लिया है। यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं ये ब्रीजिंग राड को। ब्रीजिंग राड यह एक राड होता है, वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से किसी तार को जब हम सोल्डिंग करते हैं तो रांगा लगाते हैं, उसी तरह से यहां पर हम ब्रीजिंग राड लगाते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, ये बिल्कुल हार्ड होता है, कठोर होता है। अगर इसको मोड़ा जाए तो ये लपता नहीं। अगर सोचे कि इसको तोड़ करके दो भाग में कर दें तो हो सकता है कि ये 4-5 भाग में टूट जाए, ऐसा टूटता है। ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। जब इसको आग के संपर्क में लाते हैं, जब गर्म करते हैं, तो अभी आपने देखा कि जब हमने गर्म किया तो ये बहुत जल्दी पानी का रूप धारण कर लेता है, मतलब जल्दी से पानी लिक्विड रूप में बदल जाता है और सूखने पर तुरंत हार्ड के रूप में भी बदल जाता है। ये हमारा ब्रीजिंग राड है, वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए ब्रीजिंग राड से वेल्डिंग करते समय हम अगर कॉपर और लोहे की पाइप है तो एक पाउडर भी प्रयोग करते हैं, जिस पाउडर का नाम होता है फ्लक्स पाउडर। ये देखिए पाउडर है इसके अंदर, ये फ्लक्स पाउडर। देखिए क्या लिखा है, GDG। GDG का मतलब ये कंपनी अपनी नाम लिखी है, मतलब ये गोदरेज कंपनी का है। FLUX मतलब फ्लक्स। यह एक पाउडर है, चेहरे पे लगाने वाला नहीं है। वेल्डिंग करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे वेल्डिंग करते समय करते हैं कि जब हम इससे कहीं तार जोड़ते हैं ना तो होता क्या है कि एक पाइप लोहे की है, एक कॉपर की है, और अगर हम इससे वेल्डिंग करते हैं ना ये क्या होता है, ब्रीजिंग राड गोल गोल बन करके इधर उधर पिघल करके गिर जाता है, चिपकता नहीं है। जिस प्रकार से किसी तार
तार को अगर हम जोड़ते हैं तो सोल्डिंग के साथ रांगा की भी जरूरत पड़ती है ना। अगर रांगा न हो हमारे पास तो क्या होगा, रांगा के साथ पेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर केवल रांगा है तो हम लगाते हैं तो नहीं चिपकता, फिर पेस्ट लगाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है, तो हम काम कर लेते हैं। उस पेस्ट की जगह कभी कभी लोहबान अगर लगाएंगे ना तो भी वो काम कर देता है, बिल्कुल सही काम करता है। तो उस पेस्ट के बदले में यहां पर पाउडर लगाना पड़ता है जब लोहे और कॉपर की पाइप को जोड़ना हो, केवल तभी। अगर कॉपर को जोड़ना है तो कोई भी पाउडर ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आगे हम टूल्स में बढ़ते हैं। यहां पर रबड़ के हमने चार्जिंग पाइप को भी समझ लिया, थोड़ा सा गैस को समझ लेते हैं। ये जो गैस है देखिए, सबसे पहले अभी हमने वेल्डिंग करने के लिए ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया था। इसके अलावा ये गैस देखिए 134, इस गैस का नंबर है 134। और ये जो फ्लोरोन है ना, ये फ्लोरोन कंपनी है, ये गोदरेज में भी आता है, फ्लोरोन में भी आता है, और भी कंपनियों के आते हैं। लेकिन 134A जो लिखा है ये गैस का नंबर है जो हमारे सिंगल डोर या डबल डोर नॉन इन्वर्टर फ्रिज में अभी के टाइम में प्रयोग होता है। तो 134A नॉन इन्वर्टर फ्रिज में प्रयोग होने वाली ये हमारी गैस है। इसके अलावा देखिए फ्लोरोन 22, ये फ्लोरोन 22 हमारी विंडो एसी में प्रयोग होती है, जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है। तो 22 यानी कि हमारी विंडो एसी या स्प्लिट एसी में प्रयोग होने वाली गैस है। इसके अलावा देखिए ये 134 है। इसके अलावा देखिए R600 यानी सिंगल डोर या डबल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिजों में R600A गैस प्रयोग की जा रही है, ये वो वाली गैस है। सभी गैस का देखिए ऊपर का जो पॉइंट होता है देखिए तोड़ने के बाद, ये पिन वाला है और एक प्लेन वाला है। देखिए दो सिरे हैं इसके, और जो जोड़ने वाला देखिए यहां पे जो चूड़ी इसकी है वो चूड़ी इसकी नहीं है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि एक का छोटा है और दूसरे का बड़ा है, एक का छोटा है और दूसरे का बड़ा है, तो इसका वाला इस पे नहीं लगेगा ना इसका वाला इस पे लगेगा। तो अगर आप सिलेंडर वाल्व यानी इस पे लगने वाला इस तरह का वाल्व अगर खरीद रहे हैं तो प्लेन और पिन आपको दोनों एक एक रख लेना चाहिए, ताकि आप कोई भी अगर वाल्व मिले या कोई भी कैन मिल जाए तो आप उस पे लगा सकें। तो यहां पर देखिए R600 गैस हमने दिखा दिया। ये R290, ये 290 गैस है जो हमारे कुछ डीप फ्रीजर और वाटर कूलर जो इस समय नए मॉडल में आ रहे हैं उनमें 290 गैस भी प्रयोग की जा रही है। इसके अलावा देखिए R134, और इसके अलावा यहां पर देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है अलग से। ये सिलेंडर हमारे पास देखिए अलग से है, इस पे तो कुछ वैसे लिखा नहीं है। इसके अंदर हमने जो गैस भरवा रखा है वो है R32। अब R32 इस तरह के कैन में मार्केट में अभी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, बाकी अभी कहीं कहीं पे आ भी रहा है, लेकिन इस तरह के कैन में लेके चलना खतरे से खाली नहीं है। मतलब खतरे की बात है, क्योंकि इसका जो प्लेट का ये बॉडी है ना ये थोड़ी कमजोर होती है, और R32 गैस होती जो है वो हाई प्रेशर गैस है, तो इसकी बॉडी को भी कभी फाड़ सकती, कभी ये बार बार ऐसे हिलता डुलता रहा या कहीं गिर गया कहीं पटका गया तो ये विस्फोट कर सकती है। इस तरह का सिलेंडर आपको रखना चाहिए। ये जैसे 2 लीटर का सिलेंडर है यानी 2 किलो का सिलेंडर है, तो आप अगर 2 किलो का सिलेंडर रखें तो उसमें जो गैस भरे ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो भरे, नहीं तो उससे कम ही भरे, यानी इसके अंदर आधा किलो का स्पेस तो कम से कम छोड़ रहे हैं। गैस कभी भी सिलेंडर के अंदर पूरा फुल नहीं भरना चाहिए, थोड़ा कम ही भरिए ताकि उसमें स्पेस बचा रहे, यानी कोई दिक्कत ना हो। सिलेंडर के ऊपर ये जो वाल्व लगा है इस वाल्व को हम बोलते हैं सिलेंडर वाल्व। इस वाल्व के जरिए इसके गैस को हम कंट्रोल करते हैं, यानी खोलते बंद करते हैं। और रबड़ की चार्जिंग पाइप का ये जो व्यास है, ये व्यास में कोई डिफरेंट नहीं है, चाहे ये कैन वाले वाल्व का व्यास हो और चाहे ये बड़े वाले का व्यास हो, सबका बराबर होता है। यानी इसमें हमारे 134 गैस भी ले सकते हैं, R22 भी ले सकते हैं, R600 भी ले सकते हैं, या फिर R32 भी ले सकते हैं। तो ये R32 इसमें हमने फिलहाल रखा हुआ है, जो कि स्प्लिट एसी या विंडो एसी इन्वर्टर मॉडल में प्रयोग होता है। ये हो गया हमारा गैस यानी सिलेंडर। और इसके अलावा एक मोटर हमारे पास है। ये जो मोटर है इसको हम बोलते हैं वैक्यूम पंप मोटर, यानी एसी फ्रिज के सिस्टम में जब हम वैक्यूम करते हैं तो इस वैक्यूम पंप मोटर का प्रयोग करते हैं। कैसे देखिए, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो एक पावर बटन है, इसको हम बोर्ड में जैसे ही देंगे इसको सप्लाई मिल जाएगी। इसके अंदर टुल्लू पंप मोटर के जैसा मोटर है। इसके अंदर ये क्या है पॉइंट देखिए, ये वाला पोजीशन नजदीक से देखिए, ये वाला जो पोजीशन है ये इसका सक्शन लाइन है, मतलब यहां से हवा को खींचता है और यहां से हवा को फेंकता है, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है। लेकिन डिस्चार्ज लाइन वाली गैस को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर कोई पाइप लगाने की जगह नहीं है, तो सक्शन लाइन से अंदर की नमी को हम बाहर खिंचवाते हैं। जब इसमें पावर देते हैं तो पीछे की साइड में यहां पर देखेंगे एक स्विच दिया हुआ है। सबसे पहले बोर्ड से पावर देने के बाद इस स्विच को भी ऑन करना होगा। जब ये ऑन रहेगा तभी जाकर के यहां से हवा को खींचेगा, यानी तभी यह मोटर चलेगा। इसके अंदर तेल भरा होता है, और जो कि तेल देखिए इसमें यहां से दिखाई देता है। अगर इसके अंदर तेल रहता है तो अगर तेल खत्म हो जाता है तो आप अलग से तेल लेकर के आएंगे और इसमें फिर से तेल को भर देंगे। देखिए तेल भरने की जगह यहां होती है, यहीं से लगाएंगे और तेल भर देंगे और फिर इसको लगा करके उसी पे टाइट कर देंगे। यानी इसके अंदर तेल होता है। ये तेल से नहीं चलता है, चलता तो लाइट से है, लेकिन फिर भी इसके अंदर तेल होता है ताकि इसके अंदर का जो मोटर वगैरह है वो सब रिपेयर होते रहे। अब देखिए
इसके अलावा एक चीज और दिखाएं, ये देखिए ये क्या है, ग्राइंडर मशीन है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कहीं दीवार काटना हो या कहीं पे कोई लोहा काटना हो, कोई स्क्रू नहीं खुल रहा हो तो उसको भी काट देते हैं कभी कभी। तो इस तरह का ग्राइंडर मशीन भी होना चाहिए, कुछ अगर काटने की जरूरत पड़े तो हम काट सकते हैं। इस ग्राइंडर मशीन को चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए, कम से कम हमेशा इसको दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। कभी ये झटका मारता है तो कभी मुंह की तरफ या पैर की तरफ भी जा सकता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। और इसके अलावा इसमें देखिए ये स्विच होती है पीछे की साइड में, सिर्फ ऑन ऑफ की स्विच होती है। ऑन करके छोड़ देंगे तो चलता रहेगा, ऑफ करके छोड़ देंगे तो बंद रहेगा। यहां से ऑन ऑफ की स्विच होती है। ये ब्लेड अलग से ला सकते हैं, जब ये ब्लेड खत्म हो जाए तो 15, 20, 25 रुपए का अलग अलग जगहों पे मिलता है, तो आप इस ब्लेड को ला करके दूसरा लगा सकते हैं जब ये खत्म हो जाए तो। बाकी फिलहाल जो ब्लेड लगा है इसके अंदर, ये लोहा काटने वाला ब्लेड लगा है। इसी तरह से लकड़ी काटने वाला ब्लेड अलग होता है, दीवार काटने वाला ब्लेड अलग होता है। इसी तरह से आप ब्लेड को ले सकते हैं। तो ये हमारा ग्राइंडर मशीन हो गया। इसके अलावा एक पार्ट हमारा ये भी है, देखिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर, इसको तो सभी लोगों ने देखा ही होगा लगभग। एयर ब्लोअर होता है, यानी जैसे ही बोर्ड के प्लग में इसको लगाएंगे, यहां पर इसके अंदर एक स्विच है, यहां पर एक स्विच है, इस स्विच को दबाइए और यहां से हवा लीजिए। और कुछ ग्राइंडर, कुछ ब्लोअर मशीनों में इसको कम तेज करने के लिए देखिए इसमें यहां पर स्विच दिया हुआ है, यानी इसको हम तेज या कम यहां से कर सकते हैं कि हमें कितना तेज चलाना है या फिर कितना कम चलाना है। यानी हवा जो मार रहे हैं किसी ऐसी चीज पे ना मार दे कि सारी हवा उड़ जाए, जिससे हमारा सामान ही इधर उधर हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, एयर ब्लोअर, जो तेज गति से हवा को फेंकता है। जब किसी एसी की सर्विस करते हैं तो सर्विस करने के बाद अगर तुरंत चालू करना चाहते हैं तो पानी वानी उसमें ज्यादा लगा रहता है, तो उन पानी को सुखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। या फिर जैसे ही खोलते बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है तो पहले एक बार एयर ब्लोअर मार लेते हैं। तो इस तरह से हम इस एयर ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक पार्ट हमारे पास है, देखिए ये क्या है, इसकी जैकेट है, एसी सर्विस कवर इसको हम बोलते हैं। यानी एसी की, किसी भी स्प्लिट एसी की जब हम सर्विस करते हैं तो किसी के घर में ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि नहीं उसके घर में पूरा हिला कर दे, पानी उनी गिरा करके वहीं खराब कर दे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो ये एसी सर्विस जैकेट है। अब देखिए ये जैकेट देख रहे हैं, जैसे जैसे आप पहनते हैं ना उसी तरह का है, और इस तरह से देखिए है, और इसको एसी में पहना देना है। और पहनाने के बाद पूरा तरह से नीचे से ऐसे पहनाएंगे तो पूरा पहन लेगा। और पहनने के बाद देखिए इसके अंदर ये चैन लगा हुआ है, इस चैन को खोलेंगे और इस चैन को खोलने के बाद इसके अंदर धुलाई करेंगे। और जब इस चैन को खोल के धुलाई करेंगे ना, देखिए यहां से इस तरह से थोड़ा सा पकड़िए, इस तरह से ये रहेगा। और इस चैन को खोल करके इसमें से धुलाई करेंगे और जो धुलेंगे वो पानी इसके जरिए नीचे गिरेगा और नीचे एक बाल्टी लगाए रखेंगे, उसी बाल्टी में पूरा पानी जाएगा। तो धुलाई हमें यहां से नहीं करना है, यहां से करना है, इस चैन के जरिए करना है। मतलब इसको तो ऊपर से पहना देना है, बाकी इस चैन को खोल करके अंदर से धुलाई करना है। मतलब ये हमारी ये सर्विस जैकेट, यानी एसी की जब हम सर्विस करते हैं स्प्लिट एसी का, तो पानी घर में न गिरे उसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सर्विस जैकेट हो गई हमारी। इसके अलावा यहां पर हम छोटी छोटी चीजों को भी पहले कवर कर लेते हैं। एक चीज देखिए ये है सीटीसी, यहां पर देखिए सीटीसी, कमर्शियल टेक्निकल केमिकल। ये क्या होता है, एसी फ्रिज में जब चोकिंग की समस्या बार बार आती है, कंडेंसर वगैरह फ्लैक्सिंग करने से नॉर्मली साफ नहीं होते, तो ये सीटीसी एक लिक्विड होता है जिसको डाल करके हम एसी फ्रिज की सिस्टम की पाइपों को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इधर ही आते हैं और देखिए ये क्या है, एंटी मोस्ट या एंटी चोक। यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है, एंटी मोस्ट। एंटी मोस्ट ये क्या होता है, इसके अंदर छोटा सा पॉइंट होता है, इस तरह से देखिए, जैसे देखने में लग रहा है ना कि ये फेविक्विक है, जबकि ये है नहीं। ये क्या होता है, सुई से, सिरिंज से ऐसे खींचते हैं और गैस चार्ज करने से पहले चार्जिंग लाइन में इसको डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि गैस चार्ज करने से पहले सुरक्षित हो जाता है, चोक वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रिज में गैस चार्ज करते समय इस एंटी मोस्ट या एंटी चोक का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए ये क्या है, ये है टेफ्लॉन टेप। ये क्या होता है, जब कहीं पे हम अगर कोई चूड़ी वाला नट है, जैसे ये चूड़ी वाला नट है, अब ये नट है, अगर यहां से मान लीजिए बार बार हम कोई पाइप टाइट कर रहे हैं और लीकेज हो जा रहा है, तो लीकेज होने की अवस्था में क्या करेंगे, इस तरह का अपना टेफ्लॉन टेप लेंगे और ये वाला टेफ्लॉन टेप, और इसको हमें इस चूड़ी पर लगाना होगा। चूड़ी पे जब भी लगाएंगे देखिए इस तरह से उल्टा पोजीशन से लगाते हैं तो ये सही लगता है। इस तरह से देखिए लगाएंगे और ऐसे ही टाइट करते रहेंगे, इस तरह से देखिए ऐसे लगाएंगे और ऐसे ही टाइट करते रहेंगे, और जब ये लग जाएगा इस तरह से तो फिर इसको तोड़ देंगे। अब अगर इस पे कोई चूड़ी टाइट करें तो यहां पर लीकेज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से ये लग जाता है। तो इस तरह से टेफ्लॉन टेप का यूज करते हैं कहीं पर लीकेज से बचने के लिए। इसके अलावा ये वायर टेप है, जानते हैं पीवीसी टेप भी बोलते हैं इसको, कहीं पे तार पे टेप लगाने के लिए। इसके अलावा ये हमारा रिले है जो फ्रिज का पार्ट है, ये हमारी डोर स्विच है फ्रिज का, ये हमारी ओएलपी है फ्रिज की, इसको हम छोड़ते हैं। इसके अलावा
फ्रिज में लगने वाला ये फिल्टर है। ये जो फिल्टर है सादा फिल्टर है, बाकी सिलिकॉन की गोलियों वाला भी आता है, इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे फ्रिज में। फिलहाल हम लोग टूल्स समझ रहे हैं। इस तरह का मेजर टेप भी हमारे पास होना चाहिए। कहीं पे अगर लंबाई नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं या ऊंचाई नाप रहे हैं, कितना ऊपर से इधर छूटा हुआ उतना ही ऊपर से इधर छूटना चाहिए एसी वगैरह इंस्टॉल करते समय, और कितनी बड़ी पाइप है, पाइप को मोड़ने से पहले यहां से नाप लेंगे, उसके बाद पाइप को मोड़ लेंगे। तो ये सब चीजों के लिए मेजर टेप भी हमारे पास कम से कम 4 मीटर या 5 मीटर का होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर देखेंगे हमने जो फ्लेयर नट आपको दिखाया, वो फ्लेयर नट देखिए अलग अलग साइजों में आते हैं। जैसे देखिए ये भी फ्लेयर नट है, ये 1/4 का है, ये भी फ्लेयर नट है, ये हाफ साइज का है। इसी तरह से ये अलग अलग साइजों में फ्लेयर नट आते हैं, तो आपको ये नट रखना चाहिए। ये स्प्लिट एसी में अधिकतम प्रयोग होता है, बाकी और कहीं पे नहीं लगता है। ये नट हमारे हो गए। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी है एनआरवी वाल्व। एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। देखिए इस तरह से अगर अभी हम इसको ढक्कन को, ये इसके ऊपर कवर होता है, हमने खोल लिया, अगर यहां से फूंके तो हवा इधर से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक पिन होती है। देखिए इस तरह से जब ये पिन दबेगी तभी इसमें से गैस क्रॉस करती है। जब ये पिन दबेगी तभी इसमें से गैस क्रॉस करती है। देखिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, अगर इस पिन को हम खोल के निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। देखिए इसी के जरिए, ये पीछे से खोलने के लिए ही बना होता है, तो इस तरह की पिन इसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर से अगर पिन को लगाना चाहें तो हम इसमें लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारी हो गई एनआरवी पिन। और एसी को चलाने के लिए जो हम बोर्ड लगाते हैं वो बोर्ड हमारे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए। देखिए ये 32 एम्पीयर की एमसीबी स्विच है ना, इस तरह से इसको हम ऑन करेंगे एसी को और इस तरह से ऑफ करेंगे। एक इंडिकेटर और एक स्विच लगाया हुआ है, स्टेबलाइजर से पहले सिर्फ इसको लगा देना है। इसको ऑन करते ही एसी चालू। नॉर्मल अगर कोई स्विच लगाते हैं तो जलने वगैरह के चांसेस ज्यादा हैं, एसी पे लोड पड़ना, शॉर्ट सर्किट होना, तो ट्रिप कर जाए या स्विच ही जल जाए। लेकिन इसमें क्या है, ये केवल ट्रिप कर जाएगी, स्विच नहीं खराब होगा। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। इसके अलावा ये फ्लक्स पाउडर को हमने दिखाई दिया। एक चीज और है इसमें, और ये जो चीज है देखिए इसमें क्या लिखा है, डिजिटल थर्मोमीटर। ये डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, ये टेम्परेचर बताता है कि जो हमारी एसी है, जो हमारी फ्रिज है, वो कितनी ठंडा हो रही है, ठंडा कर भी रही है बढ़िया कि नहीं कर रही है। देखिए जैसे हमने इसको निकाल दिया, निकालने के बाद ये जो इसका पोजीशन है ना, ये तार वाला, ये देखिए तार यहाँ है और ये इसका पोजीशन, यहाँ पे जितना टेम्परेचर रहेगा डिस्प्ले के अंदर दिखाएगा। ऑन करते हैं इस समय और देखते हैं, देखिए ये 34 दिखा रहा होगा, 34 है ना, 34 इस समय का टेम्परेचर इसके अंदर दिखा रहा है। देखिए यहां का टेम्परेचर इस समय का 34 है। बाकी देखिए किस में देखना है, फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में, यहां से बदलने का भी ऑप्शन है। अगर देखिए इसमें बदलेंगे फ़ारेनहाइट में तो इस समय देखिए कितना है, 83, इस समय 93। ये अलग अलग, जैसे बुखार चेक करने वाला होता है ना, वही 98, 93 वो फ़ारेनहाइट में ही होता है। तो अगर इसको रगड़ा जाए तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा और ठंडा किया जाए तो टेम्परेचर घटेगा। तो किसी भी फ्रिज में या एसी में गैस चार्ज करने से पहले कभी कभी कस्टमर नहीं मानता है कि नहीं यार इतने ठंडा नहीं कर रही है, उनको आपको लगेगा कि नहीं एसी तो पूरी ठंडा कर रही है, फिर भी वो कहेगा नहीं कम ठंडा कर रही है। तो आप इससे डिजिटल थर्मोमीटर से उसको चेक करके दिखा सकते हैं कि देखिए आपका इतना टेम्परेचर पे काम कर रही है, यानी इतना ठंडा कर रही है। तो इस तरह से डिजिटल थर्मोमीटर भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर देखिए क्या है, ये है थर्मोस्टेट स्विच, जो कूलिंग को कंट्रोल करती है। फ्रिज में या वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में इनमें प्रयोग होती है। बाकी हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल ये टूल्स नहीं है, ये पार्ट है जो फ्रिज में लगता है। लेकिन मिस्त्री के पास एक आध थर्मोस्टेट होना चाहिए कि अगर किसी का खराब है तो तुरंत हम बदल सकें। उसके अलावा यहां पर हमारे पास एक है वर्कशॉप कंप्रेसर मोटर। देखिए ये फ्रिज से निकाला हुआ कंप्रेसर है। इसके अंदर 3 पिनें होती हैं, जिसमें एक होता है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ये 3 पिन है, देख सकते हैं। एक का नाम है कॉमन, एक का नाम है रनिंग और एक का नाम है स्टार्टिंग। इन तीनों पिनों को मिला के बोलते हैं इसको टर्मिनल पॉइंट। और ये जो कंप्रेसर है फ्रिज में प्रयोग होने वाला, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके अंदर लाइनों की बात करें तो लाइनें भी 3 है। देखिए यहां पर एक लाइन इधर है, एक लाइन और 2 और 3, 2 लाइनें एक तरफ है, एक लाइन अलग है। और जो एक लाइन है देखिए इसको पिंच करके बंद कर दिया गया है बिल्कुल, यानी सिर्फ 2 लाइनों को खुला हुआ है। तो 2 लाइनों में एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन है। मतलब अगर इसको चालू किया जाए तो यह एक से हवा को खींचेगा और दूसरी से हवा को फेंकेगा, एक से खींचेगा और दूसरे से फेंकेगा। इसके अलावा थोड़ा सा मल्टीमीटर पे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास है डिजिटल मल्टीमीटर। ये क्या करता है, इसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज कितना है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, वो सब। देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमें सभी ऑप्शनों का प्रयोग नहीं करना होता है। यहां पर देखिए वोल्टेज चेक करने के लिए है और V लिखा हुआ है। V का मतलब वोल्ट होता है और V के आगे की जो लाइन ऐसे लहराते हुए है, उस लहराते हुए लाइन का ये मतलब होता है कि एसी का वोल्टेज चेक करना है। इसके अलावा यहां पर देखिए एम्पियर चेक करना है, लेकिन डीसी का चेक करना है, हम उसको
उसका यूज नहीं करेंगे। यहां पर देखिए सबसे नीचे एक पॉइंट है स्पीकर का बना हुआ है, ये कंटिन्यूटी पॉइंट होता है, यानी यहीं पर करके अगर इन दोनों पॉइंटों में तार खोस के अगर हम टच करवाएं तो इससे वीप की आवाज आनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। उसी तरह से हमारे पास ये क्लैंप मीटर होता है। देखिए फ्रिज या एसी बनाने के लिए ना ये मल्टीमीटर ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्लैंप मीटर बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, जैसे अगर कोई तार है तो सिर्फ ऐसे हम फंसाएंगे और ये बता देगा कि कितना एम्पियर लाइट आगे जा रही है। इसमें अगर पॉइंटों की बात करें तो देखिए यहां पर सबसे पहले ओम चेक करने के लिए है, सबसे पहले पॉइंट पे ओम चेक करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें कंटिन्यूटी है। यहां पे स्पीकर का पॉइंट देख रहे हैं ना, यहां पे जैसे हमने ले गया और अगर इसको हम दोनों को टच करवाएंगे तो इससे वीप की आवाज आती है। अब ये जो वीप की आवाज है कंटिन्यूटी बता रहा है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है कि नहीं। उसी तरह से यहां पर देखिए 600 वोल्ट हम डीसी चेक कर सकते हैं, यहां पर 600 वोल्ट एसी, यानी अगर एसी करंट को चेक करना है कि घर में कितनी लाइट आ रही है तो इस 600 वोल्ट पे, और एसी का मतलब ऐसे लहराते हुए लाइन पे अगर चेक करेंगे डायरेक्ट अपने प्लग में डालेंगे यानी 5 पिन सॉकेट में तो ये बता देगा। इसके अलावा देखिए ये एम्पियर चेक करने के लिए है, तो एम्पियर 400, 200 और 20, यानी जिस बोर्ड का आप एम्पियर चेक करने जा रहे हैं अगर आपको लगता है कि 20 एम्पियर से कम होगा तो 20 पे रख के चेक करना है, और लगता है कि 20 से लेके 200 के बीच में होगा तो इस पे चेक करना है, और लगता है 200 से 400 के बीच में होगा तो इस पे रख के चेक करना है। इस तरह से हम चेक करेंगे। और देखिए ये पॉइंट होता है, इसको सिर्फ लगा करके जैसे एम्पियर को हमने मान लीजिए 20 पे चेक लगा दिया और सिर्फ तार में ऐसे फंसा दिया तो बता देगा कि जो हमारी फ्रिज है वो कितना एम्पियर लाइट ले रही है। अब अगर मान लीजिए कहीं ऐसे चेक कर रहा और ये आड़ में पड़ रहा है, कितना नंबर शो कर रहा है नहीं जान पा रहे हैं, तो इसके अंदर एक होल्ड बटन दी गई होती है। जैसे इस बटन को दबाएंगे जितना नंबर रहेगा स्क्रीन पे वो उतना ही पे रुक जाएगा, यानी कि आप फिर ला करके बाहर आराम से इसको देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर। तो देखिए ये हमारा है एमएफडी मीटर, यानी एमएफडी मीटर से हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर की पावर को चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब मिट चुका है कि कितने एमएफडी का था। किसी एसी में पहले से लगा हो और मिट जाए तो कैसे पता करें कितने एमएफडी का है, या तो मिट जाए तब, या तो मान लीजिए कि इसकी पावर कमजोर हो जाए, मतलब 45 एमएफडी का था, नहीं कहते पंखा में 2.5 का लगा हुआ था अब स्लो करता है तो कोई कहता है कैपेसिटर बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए, क्या उसकी पावर कम हो गई है, कंफर्म करना चाहते हैं तो इसी से कर सकते हैं। ये एमएफडी मीटर होता है। डायरेक्ट लाइट में लगा के साट मारना, चिंगारी निकलना, उससे हमें यह नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी पावर है, इससे हमें एग्जिट पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लिखती हैं 5 एमएफडी या 45 एमएफडी लेकिन पावर उससे कम देती है। जैसे 45 एमएफडी लिख रही हो और पावर दे रही हो 40 ही एमएफडी, तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं। देखिए इसको हमें ऑन करना है। सबसे पहले ये यहां से पावर की बटन है, पावर बटन दबाते ही ये ऑन हो जाएगा। अगर हमारा कैपेसिटर जो हम चेक करने जा रहे हैं 2 एमएफडी तक है तो 2 पे रख के चेक करेंगे, 20 एमएफडी तक है तो 20 पे रख के चेक करेंगे, और देखिए 200 एमएफडी तक है तो इस पे 200 पे रख के चेक करेंगे। इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा कैपेसिटर हम यहां पर 200 पे रख के चेक कर रहे हैं और ये कैपेसिटर का दोनों पॉइंट है, एक को हम देखिए यहां से टच करवा ले रहे हैं और दूसरे को दूसरे पर रख दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए कुछ नंबर दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है देखिए 37.9, यानी लगभग 38 एमएफडी का ये कैपेसिटर है। इसी तरह से हम अगर एक और कैपेसिटर को चेक करें तो देखिए जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी पावर को हम चेक करते हैं और दिखाते हैं कि ये कितने एमएफडी का है। यहां से हमने रखा और इस तरह से देखिए दोनों पे लगा दिया, ये देखिए कितने एमएफडी का है, मात्र 12 एमएफडी का है। कैपेसिटर की साइज लगभग उतनी ही बड़ी है लेकिन इसकी पावर कम है। इसके अलावा एक हमारे पास देखिए और कैपेसिटर है, और अगर हम इस कैपेसिटर को चेक करें तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये कितने पावर का है, देखिए ये कितने पावर का है, ये 46 एमएफडी की पावर दे रहा है ना, 46.4 एमएफडी की पावर दे रहा है। और इस पे जो लिखा हुआ है वो दिखा देते हैं आपको। देखिए यहां क्या लिखा है, 45 एमएफडी लिखा हुआ है और 46 दे रहा है। मतलब ये हुआ कि जितना लिखा है उससे भी ज्यादा दे रहा है, मतलब ये कैपेसिटर बहुत अच्छा कैपेसिटर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कैपेसिटर के एमएफडी का पावर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर जितना लिखा है उतना ही पावर है, या उससे ज्यादा या फिर उससे कम है। तो ये एमएफडी मीटर भी हमारे पास होना चाहिए जिससे हम किसी भी कैपेसिटर की पावर वगैरह को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एयर ब्लोअर हमारा हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास है सर्विस पंप। ये सर्विस पंप क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर एक पाइप ये होती है, ये जो पाइप है ये पानी कहां से खींचना है, जैसे बाल्टी वगैरह में भर देंगे तो वहां लगा देंगे, और इसमें एक सिरा पीछे की सिरा में देखिए यहां पर लगा देंगे, तो इसमें लगा करके इसको चूड़ियों पे टाइट कर देंगे तो यहां से ये पानी को खींचेगा। अब इसका दूसरा सिरा यहां पर देखिए, ये पाइप थोड़ी सी बड़ी होती है और बड़ी होना भी चाहिए क्योंकि नजदीक ही तो मोटर लगा करके हम धुलेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए ये इसका पाइप है, और इन पाइपों में
पानी हमारा संचार होता है और इसको लगा करके यहां पर टाइट कर दिया जाएगा, इसके अंदर लगा करके टाइट कर दिया जाएगा। एक एक के साइड का होता है, दूसरा दूसरी साइड का होता है। देखिए इस तरह से लगा के हम इसको टाइट कर देते हैं और इस गन से जब हम बटन दबाते हैं ऐसे ही, तो ये मोटर चालू हो जाता है पानी भरने के बाद, और जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये मोटर भी बंद हो जाता है। मतलब प्रेशर की वजह से ये मोटर बंद भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि लगातार चलता रहेगा, पानी का दबाव देता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। पानी के प्रेशर को पतला, धार या मोटा या फुहारे जैसा मारने के लिए ये आगे का नोब होता है और इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। इस तरह से घुमाने से क्या होता है, ये मोटा पतला भी होता है। तो इस तरह से ये हमारा है सर्विस पंप, या इसको जेट पंप के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए टाइगर कंपनी का है, तो बहुत अच्छा कंपनी है, ये बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। अभी फिलहाल हमने 2-3 साल से इसको यूज कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये है सर्विस पंप। तो ये सारे टूल्स हमारे हैं। इन टूल्स से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।